तो सबसे पहला पॉइंट है, नैनीताल के देवेंद्र मेवाड़ी जी को बाल साहित्य के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है और उनकी रचना है नाटक में विज्ञान। नाटक में विज्ञान के लिए तो ध्यान देंगे, देवेंद्र मेवाड़ी जी हमारे नैनीताल के काला आगर गांव के निवासी हैं। इनकी एक और रचना मैं आपको बता देता हूं जिसका नाम है मेरी यादों का पहाड़। आपने नोट डाउन करते हुए चलना है, वीडियो ध्यान से सुने, हाथ के हाथ नोट्स बनाइए, तैयारी तगड़ी हो जाएगी। और इसी के साथ हमारी बहुत बड़े सीरीज लगातार चलते जा रही हैं और कोशिश है मेरी कि अगले हफ्ते से आप लोगों के लिए इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज स्टार्ट करी जाए। जैसे BS नेगी की सीरीज तो हमारी लगातार चलते रहेगी, वन लाइनर वाली भी चलेगी। इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज मतलब जैसे मैंने किसी दिन कौसानी के बारे में बता दिया, किसी दिन बद्रीनाथ मंदिर के बारे में, किसी दिन टिहरी डैम के बारे में। कोशिश है मेरी एक दिन में एक वीडियो लाया जाए। बस आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो ध्यान से सुनना है और उसको शेयर जरूर कर देना है। वीडियो हमारी तरफ से कंप्लीट आएंगे। ऐसे विविध वाले टॉपिक जो जैसे अभी मैंने आपको बताया, कभी कोई स्थल बता दिया, किसी व्यक्ति के बारे में बता दिया, तो 120 से 130 टॉपिक मैंने सर्च कर लिए हैं। तो लगातार ऐसी वीडियो आती रहेंगी, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आएंगी। और साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में आपको बता दें, साहित्य अकादमी संस्थान की स्थापना 12 मार्च 1954 को भारत सरकार द्वारा की गई और पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार याद रखेंगे आप लोग 1955 में दिया गया है। और इस पुरस्कार से सम्मानित पहली शख्सियत है, मैंने पहली बार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके काव्य संरचना मैं लिख रहा हूं, हिम तरंगिणी के लिए, उनकी काव्य रचना हिम तरंगिणी के लिए पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। उम्मीद है सारे फैक्ट क्लियर होंगे। बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताए जाएंगे, इसकी बिल्कुल चिंता न करें आप, यानी उनसे रिलेटेड जो जीके से संबंधित हमारे सवाल हो सकते हैं। अगला फैक्ट है, अगला करंट अफेयर है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड के 4 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2022 में उत्तराखंड के 4 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पहले पद्म पुरस्कारों के बारे में आपको बेसिक आइडिया दे देते हैं। पद्म पुरस्कार और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में पहली बार हुई। पद्म पुरस्कार में हमारे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आते हैं। क्रम के हिसाब से देखें, भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण और चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री। तो इस साल 25 जनवरी 2022 को तत्कालीन यानी उस समय के हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें 4 थे पद्म विभूषण, 17 थे पद्म भूषण और 107 लोगों को दिया गया पद्मश्री। तो 4 लोगों को जो पद्म पुरस्कार दिया गया था उसमें पद्म विभूषण दिया गया था, उसमें एक हमारे जनरल विपिन रावत जी थे, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और 3 हमारी शख्सियत है हमारे उत्तराखंड से जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वो हैं हॉकी की प्लेयर वंदना कटारिया, बसंती देवी पद्मश्री से सम्मानित हैं और माधवी बरथवाल जी, इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो 4 लोग आपने नाम याद रखने हैं, जनरल विपिन रावत जी, वंदना कटारिया जी, बसंती देवी जी और माधवी बरथवाल जी। वंदना कटारिया जी हरिद्वार के रोशनाबाद क्षेत्र की रहने वाली हैं। हाल ही में जो ओलंपिक हुआ था 2020 के ओलंपिक जो 2021 में आयोजित किए गए थे टोक्यो में, उसमें भारतीय महिला टीम का एक हिस्सा रही थी और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने हैट्रिक भी मारी थी हॉकी टीम में। सेमीफाइनल में दुर्भाग्यवश हम हार गए थे, लेकिन भारतीय टीम ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। अगला फैक्ट देखते हैं, 17वीं वन रिपोर्ट 2021। तो इसके बारे में कुछ आइडिया दे देते हैं। तो कुछ फैक्ट यहां पर है, फिर बेसिक आइडिया मैं आपको और चीजें भी दे दूंगा। इस बार की जो वन रिपोर्ट जारी हुई है 2021 की, ये 17वीं वन रिपोर्ट है, जिसमें हमारे उत्तराखंड का वन क्षेत्रफल है 24,305.13 स्क्वायर किलोमीटर, जो हमारे टोटल 100% क्षेत्रफल का 45.44% है। पिछली रिपोर्ट यानी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में हमारी वृद्धि हुई है 2.09 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। अब कुछ वन से रिलेटेड कुछ फैक्ट और जो इस बार की रिपोर्ट आई है उसके बारे में आपको बता देता हूं। ब्रिटिश काल में हमारी जो सबसे पहले वन नीति आई थी, आपने याद रखना है, 1894 में आई थी। और स्वतंत्र भारत की, हमारे प्यारे भारत की पहली वन नीति है 1952 की। अब जो ये वन रिपोर्ट जारी होती है, इसको जारी कौन करता है? तो ये इसको जारी करते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। भारतीय वन सर्वेक्षण
इसकी स्थापना, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना आपने याद रखना है 1 जून 1981 को हमारे प्यारे देहरादून में हुई, और पहली बार इन्होंने अपनी वन रिपोर्ट जारी की थी 1987 में, और इस बार जो इन्होंने रिपोर्ट जारी की है 2021 में, ये 17वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे प्यारे भारत में वनों का परसेंटेज है 24.39%, और सर्वाधिक वन है हमारे भारत में मध्य प्रदेश में। नोट डाउन करते हुए चलें। क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो सर्वाधिक वन है हमारे मध्य प्रदेश में, और परसेंटेज के हिसाब से, यानी प्रत्येक राज्य के क्षेत्रफल को अगर 100% मानते हुए चलूं तो परसेंटेज के हिसाब से हमारे प्यारे भारत में सबसे ज्यादा जो वन प्राप्त होते हैं हमें मिजोरम में प्राप्त होते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश, और प्रतिशत के हिसाब से कहेंगे तो मिजोरम में। अब 17वीं वन रिपोर्ट तो आ गई। अब उत्तराखंड के लिए क्या आंकड़े हैं? तो क्षेत्रफल मैंने बता दिया उत्तराखंड का कितना है। अगर पूछते हैं क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन हमारे प्यारे पिथौरागढ़ उत्तराखंड में कहाँ हैं, तो ये पौड़ी में है। सबसे कम पूछेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से तो उधमसिंह नगर में है। अब प्रतिशत के हिसाब से अगर मैं बताऊं 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार, तो प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन है नैनीताल में। नैनीताल की कुल क्षेत्रफल का 71.62% भाग पर 71.62% भाग पर वन है। और सबसे कम अगर पूछे परसेंटेज के हिसाब से तो उधमसिंह नगर है, इसके हैं 16.84% भाग पर। उम्मीद है वन रिपोर्ट से रिलेटेड फैक्ट भी आपके सारे क्लियर हुए होंगे। अब देखते हैं अगला पॉइंट। 2021 में उत्तराखंड में बाघों की संख्या 442 है, जो कि हमारे प्यारे भारत में तीसरे नंबर पे आता है। तो भारत में सर्वाधिक बाघ कहां पर हैं? मध्य प्रदेश में है। कितने बाघ हैं? 526 बाघ हैं। दूसरे नंबर पे आता है प्यारा कर्नाटक, यहां पर बाघों की संख्या है 524, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा प्यारा उत्तराखंड 442 बाघों के साथ। अगला करंट अफेयर से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। राज्य का नवा नगर निगम, ये श्रीनगर को बनाया गया 31 दिसंबर 2020 में। ये पौड़ी में स्थित है। अब कुल हमारे कितने हो गए वन नगर निगम? टोटल 9 हो गए हैं। इससे पहले 8 थे, उनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहला देहरादून था 1998। इसके बाद आता है हरिद्वार और हल्द्वानी 2011। इसके बाद आते हैं रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर, ये हैं 2013 के। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप चिंता बिल्कुल न करें। उसके बाद अगले आते हैं ऋषिकेश और कोटद्वार 2017 में, और श्रीनगर आता है 2020 में। फिर से रिपीट करते हैं। 1998 में देहरादून, 2011 में 2 हैं हल्द्वानी और हरिद्वार, 2013 में 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं? रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर, और 2017 में भी 2 शहरों को नगर निगम घोषित किया गया, एक है ऋषिकेश और दूसरा है कोटद्वार। सारे फैक्ट क्लियर करते हुए चलें। डीप नॉलेज देने की भी मेरी कोशिश है, आपको जीएस के फैक्ट भी कवर कराए जाएंगे इसी के साथ। अगला है राज्य की पहली क्रोकोडाइल सफारी खटीमा के सुरई इको टूरिज्म केंद्र में खोला गया है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला तथ्य देखते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के तहत नॉर्थ जोन यानी उत्तरी क्षेत्र में बेस्ट विलेज पंचायत का पुरस्कार धनपड़ गांव अल्मोड़ा को प्राप्त हुआ है, इंपॉर्टेंट तथ्य। अगला देखते हैं। भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव सम्मान 2021 से 3 अध्यापकों को सम्मानित किया गया है। तो ये हैं कमल किशोर पांडे जी, अहमद परवेज जी और अशोक कुमार जी। तीनों नाम आपने ध्यान रखने हैं, पूछा जा सकता है। अगला फैक्ट देखते हैं। अगला करंट अफेयर 2021 जनवरी का। ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 हमारे सत्येंद्र भंडारी जी को प्राप्त हुआ है, इन्हें सम्मानित किया गया है। ये भटवाड़ी गांव रुद्रप्रयाग में अध्यापक के पद पर आसीन हैं, तो इनका नाम आपने जरूर याद रखना है। अगला देखते हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के विजेता हैं हमारे लक्ष्य सेन जी, ये अल्मोड़ा से बैडमिंटन प्लेयर हैं। अभी लेटेस्ट 1 महीने पहले अगस्त माह में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है, और इससे पहले 2022 में ही थॉमस कप विजेता हमारी भारतीय टीम रही थी। उस टीम के सदस्य भी कौन थे? हमारे लक्ष्य सेन जी थे, और उप विजेता रही थी इंडोनेशिया। भारत पहली बार थॉमस कप जीता था। थॉमस कप के बारे में आपको बता दें, बैडमिंटन से रिलेटेड यह प्रतियोगिता केवल पुरुषों के लिए खेली है, पुरुषों द्वारा खेली जाती है, केवल पुरुष प्रतियोगिता है, जिसमें भारत पहली बार
पहली बार सेमीफाइनल भी पहुंची, पहली बार फाइनल भी पहुंची है और पहली बार विजेता भी बनी है फाइनल पहुंचकर। और एक बड़ी टीम इंडोनेशिया को हमने पराजित किया, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। अगला देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में उत्तराखंड की झांकी में बद्रीनाथ धाम, फूलों की घाटी, ऑल वेदर रोड, टिहरी डैम, हेमकुंड साहिब, डोबरा चांटी पुल को प्रदर्शित किया गया। इसकी थीम थी प्रगति के पद पर उत्तराखंड, प्रगति के पथ पर उत्तराखंड। राज्य स्थापना के बाद 13वीं बार एक ऐसा मौका आया है जब हमारे उत्तराखंड की झांकी इसमें शामिल हुई है। अब बेसिक आइडिया अगर आपको दे दें तो पूरे भारत की सभी झांकियों में नंबर 1 पे कौन रहा अगर पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ मंदिर से रिलेटेड जो झांकी बनी थी इनकी, वो नंबर 1 पे आई थी। और सभी झांकियों में सबसे लोकप्रिय झांकी अगर पूछेंगे तो महाराष्ट्र की झांकी थी। ये भी आपने कवर करते हुए चलना है। अगला तथ्य देखते हैं, राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया है। अगला करंट अफेयर देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा पलायन रोकथाम के लिए प्रारंभ की गई योजना का नाम है हिम प्रहरी योजना। हिम प्रहरी योजना, ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, लगातार आपने सेशन फॉलो करने हैं। करंट अफेयर भी चलेगा, उत्तराखंड भी चलेगा। पेपर से पहले पहले मैं हिंदी भी जरूर पढ़ाऊंगा आपको। दिसंबर में पेपर होंगे तो नवंबर में हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। वैसे मेरा प्लान था 5 सितंबर से पढ़ाया जाए, क्योंकि मुझे लगा था अक्टूबर में पेपर हो सकते हैं, लेकिन अब पेपर हमारे दिसंबर से होने वाले हैं, तो हिंदी की क्लास आपके लिए नवंबर में जरूर आएगी, तैयार रहें आप लोग। अगला करंट अफेयर देखते हैं, भारतीय युवा विज्ञान अकादमी में शामिल उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक हैं अरुण कुमार जुगरान जी, जो 5 वर्ष के लिए चुने गए हैं। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता जो कि झारखंड में आयोजित हुई थी, इसमें रजत पदक विजेता रहे हैं हमारे उत्तराखंड के करण परिहार जी। करण परिहार जी। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। हमारे उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड सीरीज, उत्तराखंड जिला सीरीज, उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज, BS नेगी सीरीज, वन लाइनर सीरीज, इन सभी की PDF प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7895127508। यहाँ पर आपको सारी PDF की जानकारी दे दी जाएगी। मुझे उम्मीद है केवल पढ़ने वाले छात्र हमसे संपर्क करेंगे। पढ़ने वाले छात्रों को सलाह भी दी जाएगी। कृपया करके फालतू मैसेज, फालतू कॉल बिल्कुल न करें। सीरियस एस्पिरेंट हैं उन्हीं के लिए नंबर है। तो आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना है आपने, जिससे मुझे आइडिया मिल पाएगा कि ये सीरीज़ मैं सही बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।